गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। और कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वारियर पे। तो अभी तो गुड मॉर्निंग है। जब तक मुझे लगता है कि वीडियो अपलोड होगा तब तक गुड आफ्टरनून हो जाएगा। तो गुड आफ्टरनून भी सभी को। ठीक है, जो आज का टॉपिक है इंटरव्यू पार्ट 8। इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक या बैंकिंग। ओके। एंड एक क्वेश्चन आपसे मैंने कल बाय मिस्टेक में मिस कर दिया था कि क्यों नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का। ठीक है, इसके 4 पॉइंट बता दूंगा, तो लास्ट तक बने रहना। आज 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी। और देखो, प्लीज देखोगे तभी ही मजा आएगा, नहीं देखोगे कभी कोई लाइव में आके जज करना कि खुद तो हो नहीं रहा है, तो भाई उसकी काम है। वो लोग ऐसे काम करते रहेंगे, बट मेरा काम है आपकी हेल्प करना, मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अगर लगेगा कि व्यूज नहीं जा रहा है, जिस दिन इंटर डेट आ जाएगा RRBP वुमेन्स के रिजल्ट में, उसके बाद छोड़ दूंगा। क्योंकि आप पे मैं बहुत मेहरबान हो रहा हूँ। मैं अपने तरफ से ही तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो तारीफ तो करते नहीं हो। बट मैं वो लाइक नहीं हूँ, इस कारण से शायद जॉब इम्पोर्टेंट है, वो दिस दैट ऑफ काइंड। तो इस टाइप की बातें करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे ऐड हो जाना। द टाइप्स ऑफ बैंकिंग, हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग होता है। मतलब आप जाओगे बैंकिंग में तो बहुत टाइप से होते हैं। क्या क्या होते हैं? रिटेल बैंकिंग, सबसे पहले रिटेल बैंकिंग बोलते जाऊंगा, उसका डिफिनेशन बताते जाएगा। रिटेल बैंकिंग क्या होता है? इसमें अकाउंट खोलने के लिए 1 लाख रुपए होनी चाहिए। ये अकाउंट हमारे जैसे नॉर्मल पीपल के लिए होता है, समझे। इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि रिटेल बैंकिंग इज अ व्हेन अ बैंक एग्जीक्यूट्स ट्रांजेक्शन डायरेक्टली विद कस्टमर या कंज्यूमर्स रेदर देन कॉर्पोरेशन और अदर बैंक सर्विस अदर। मीन्स कहने का मतलब है कि ये हमारे से नॉर्मल पीपल के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए नहीं होता। इसकी अकाउंट खोलने की शुरुआत होती है 1 लाख रुपए से, मीन्स कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर द नॉर्मल पीपल रिटेल बैंकिंग। उसके बाद होता है होलसेल बैंकिंग। वहां पे क्या हुआ था? रिटेल में सिर्फ नॉर्मल पीपल, आप वैसे भी CPI पढ़ते हैं, WPI होते हैं, तो उसमें क्या बोला जाता है? जो हम लोग डेली यूज करते हैं। होलसेल में क्या होता है? जो इकट्ठा करता है। अब होलसेल में क्या होता है कि फॉर बिग इंटरप्राइजेस, मींस यहाँ पे यह बैंकिंग पार्टिकुलरली बड़े बड़े बिजनेसमैन, कंपनी, कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं 100 करोड़, 150 करोड़, 80 करोड़, ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इनके लिए होता है होलसेल बैंकिंग। अब आइए ओवरसीज बैंकिंग। हमारे देश के जो भी बैंक अगर उनके ब्रांच फॉरेन में है, उसे ओवरसीज बैंकिंग कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ओवरसीज बैंकिंग ये थर्ड बैंकिंग है। ओवरसीज बैंकिंग हमारे देश में जो भी ब्रांच, जो भी बैंक के ब्रांच, वो किसी जो सॉरी, मैं फिर से बोलता हूं। ओवरसीज ब्रांच क्या होता है? ओवरसीज बैंकिंग क्या होता है? हमारे देश के जो भी बैंक अगर उनके ब्रांच फॉरेन में हो, उसे ही ओवरसीज बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आइए। चौथा पॉइंट क्या है? ऑफशोर बैंकिंग। आप ये न्यूज में भी सुनते होंगे, करंट अफेयर में भी सुनते हैं। तो आप जब पूछेंगे तो ऑफशोर बैंकिंग, तो आपसे ये डिफिनेशन पूछेगा, क्योंकि अच्छा टर्मिनोलॉजी है ये ऑफशोर बैंकिंग। अगर आप किसी ऐसे बैंक का कस्टमर है जिसकी ब्रांच आपके देश में नहीं है, वो बैंक आपके लिए ऑफशोर बैंकिंग हुआ। कौन सा बैंक? स्विस बैंक। एग्जाम्पल के लिए फिर से सुनिए इसकी डिफिनेशन। आप किसी ऐसे बैंक का कस्टमर है जिसकी ब्रांच आपके देश में नहीं है, वह बैंक आपके लिए क्या होगा? ऑफशोर बैंकिंग होगा। एग्जाम्पल के लिए स्विस बैंक। ओके, ऑफशोर। अब आइए पांचवा। पांचवा क्या है? अब देखो, ये ऑफशोर बैंकिंग क्यों बनाया गया था? आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ के लिए बनाया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रमोट करने के लिए कौन सा बैंक बनाया गया था? ऑफशोर बैंकिंग। ओके, ठीक है, आपको आंसर देना है कि क्यों बनाया गया था। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रमोट करने के लिए। ओके, अब आइए स्विस बैंक, ये स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है। बस खत्म बात। अब आइए पांचवा पॉइंट, नैरो बैंकिंग। ये बहुत बढ़िया है नैरो बैंकिंग। मुझे पता है कि बहुत लोग को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा। जब कोई बैंक पब्लिक में लोन ना बांट के, ठीक है, अपना पैसा रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, उसे नैरो बैंकिंग कहते हैं। मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। पब्लिक को लोन नहीं बांट के वो क्या करे? आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में वो पैसा इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको बोलते हैं नैरो बैंकिंग। जैसे लाइक हो गया ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल, बॉन्ड्स, इस सब में पैसा इन्वेस्टमेंट करे, तो ये होता है नैरो बैंकिंग। ओके, समझ में आ गया? फिर से मैं बोल देता हूं, पांचवा पॉइंट जो था नैरो बैंकिंग। जब कोई बैंक पब्लिक में लोन ना बांट के अपना पैसा रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में निवेश करता, उसे कहते हैं नैरो बैंकिंग। जैसे लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल, बॉन्ड्स, इस इटीसी, ये सब में। ओके, अब आइए इस्लामिक बैंकिंग। ये हमारे देश में नहीं चलता है, बट आपको इसका एग्जांपल नहीं देना चाहिए, बट मैं बता देता हूं।
हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में अभी तक नहीं है, क्योंकि ये आरबीआई के नॉर्म से मैच नहीं करता है। ये कौन सा कंट्री इंट्रोड्यूस किया था? इजिप्ट ने किया था, ठीक है। सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक दुबई इस्लामिक बैंक है। प्रिंसिपल क्या है? ये शरीयत लॉ से चलता है, शरीयत लॉ से, सॉरी शरीयत नहीं, शरीयत लॉ से चलता है, जिसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, और उसके बाद दूसरा होता है प्रोविजन ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। ये चीज है, ये सब, ये इसके बारे में नहीं बोलना है, ठीक है। सातवां है यूनिवर्सल बैंकिंग, जो आज की डेट में चल रहा है। फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक कौन सा है? आईसीआईसी है, ओके। कमेटी, किस कमेटी के तहत यूनिवर्सल बैंक बनाया गया था? एचआर खान कमेटी के द्वारा। अब इसका क्या डिफिनेशन है? जब कोई बैंक एक छत के नीचे सारे के सारे फाइनेंशियल सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर दे, उसी को यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। मतलब एक बैंक एक छत के नीचे आपको सारी की सारी फाइनेंशियल सपोर्ट या सर्विस प्रोवाइड कर दे, तो वो होती है यूनिवर्सल बैंकिंग। अब एग्जांपल के लिए, जैसे यूनिवर्सल बैंकिंग लोन बांट दे दे, डिमेट अकाउंट ओपन कर दे, इंश्योरेंस कर दे, म्यूचुअल फंड आपको दे दे, इंटरनेट बैंकिंग दे दे, विड्रॉल और कर दे, डिपॉजिट कर दे, लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे, करेंसी एक्सचेंज कर दे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू कर दे। जब ये यूनिवर्सल बैंकिंग आया तब पारा बैंकिंग खत्म हो गया, ठीक है। अब पारा बैंकिंग भी समझ गए कि पारा बैंकिंग जस्ट लाइक बैंकिंग होता है, मतलब उसमें डेबिट कार्ड ये सब आप डिपॉजिट ये सब कर सकते हो। बट जैसे यूनिवर्सल चीज आया जहां पे एक छत के नीचे सारा काम हो रहा है, तो वो हो गया यूनिवर्सल बैंकिंग। अब आइए आठवां पॉइंट, डिफरेंशिएट बैंकिंग। इसके एग्जांपल है आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सारे काम नहीं कर सकते हैं, ओके। समझे? तो ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बैंक में क्या होता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होता है। अब जैसे मैं रिस्ट्रिक्शन के लिए बोल दूं कि ये लोग ये बहुत चीज नहीं कर सकते, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइन पर रहिए, ठीक है। अब डिफरेंस, ये बैंक यूनिवर्सल की तरह सारे काम नहीं कर। जैसे पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता? आपको लोन नहीं दे सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता है, फिक्स डिपॉजिट नहीं दे सकता है, रिकरेंट डिपॉजिट नहीं दे सकता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। इसीलिए तो स्मॉल फाइनेंस क्या हो रहा है कि अभी अप्लाई कर रहा है आरबीआई के पास कि मुझे बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग बनना है, तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट बैंक। अब आइए नंबर पॉइंट, शैडो बैंकिंग। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग इतना बता दूंगा कि आप 5-6 जवाब देंगे तो उसमें जो इंटरव्यू के पैनल है वो खुश हो जाएंगे। शैडो बैंकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एनबीएफसी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं। ये एक ऐसा बैंक है, आप ऐसा मानोगे, ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है। आप सिंपल सा करता हूं, ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है बट बैंक की तरह काम करती है, ठीक है। जैसे मुथूट फाइनेंस, ये लोन प्रोवाइड करती है आपका। म्यूचुअल फंड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये भी लोन बांटती है। बजाज फाइनेंस, ये भी तो लोन बांटती है, ये एक तरह का एनबीएफसी है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है बट ये बैंक की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं हम लोग शैडो बैंकिंग। आप एक एक चीज को लिखना मेरे दोस्त, ये सारा चीज पूछता है भाई आरआरबी के इंटरव्यू में। अब आइए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, 10वां पॉइंट। ये रिटेल बैंकिंग नहीं करता है, जैसे कि जेपी मॉर्गन, बार्कलेस, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनली। अभी रिसेंटली में इंडिया में रिटेल बैंकिंग बंद कर दिया गया है, ठीक है। मतलब सिटी बैंक अपना वाला रिटेल बैंकिंग बंद कर दिया। ये छोटे छोटे रिटेल बैंक, मतलब ये छोटे छोटे लोगों के लिए नहीं है, मीन्स हमारे जैसे नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े बैंक्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। यूनिट बैंकिंग, अब यूनिट बैंकिंग भी है, ये यूएसए में फेमस है, बट हमारे इंडिया में ब्रांच बैंकिंग चलता है, ठीक है, बट यूएसए में फेमस है, ओके। यूनिट बैंकिंग मतलब हो गया एक स्टेट के लिए, मतलब जैसे कि यूपी के लिए तो एक फिक्स बैंक, ठीक है। जैसे यूएसए में चलता है तो न्यूयॉर्क के लिए अलग बैंक है, ठीक है, न्यू जर्सी के लिए अलग बैंक है, तो इस टाइप से चलता है। हमारे यहाँ उसी तर्ज पे लॉन्च हुआ था लोकल एरिया बैंक, याद है, बट चला नहीं, ओके। समझ आ गया होगा आपको। अब आइए वर्चुअल बैंकिंग करते हैं, जिसको हम लोग न्यू बैंक भी कहते हैं। आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो न्यू बैंक आता होगा। वर्चुअल बैंकिंग क्या होता है कि ब्रांचलेस बैंकिंग होता है, मतलब उसकी कोई फिजिकल चीजें नहीं होती, वो ऑनलाइन चीजें होती हैं। जैसे एसबीआई का योनो ऐप, अब योनो आप बोलोगे तो इसका डिफिनेशन भी याद करना पड़ेगा आपको। कोटक महिंद्रा का 811 एप्लीकेशन, ठीक है। अब जैसे न्यू बैंक का डिफिनेशन है, न्यू बैंक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसके थ्रू अपने बैंकिंग का सारा काम कर पाते हो ऑनलाइन, जैसे कि अकाउंट ओपन कर लेते हो, लोन अप्लाई कर लेते हो, ओडी ले लेते हो, सीसी ले लेते हो, कैश क्रेडिट ले लेते हो।
इसमें ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, आप घर बैठे ही सारे चीज आप उपलब्ध कर लेते हो एप्लीकेशन से, और इसकी कोई ब्रांच भी नहीं होती है। ठीक है। नियो बैंक का मतलब होता है, देखो वर्चुअल बैंकिंग मतलब क्या हुआ कि एसबीआई का योनो एग्जांपल्स है कि वो आपका एप्लीकेशन आप घर बैठे कर सकते हो। नियो बैंक का मतलब हो गया इसकी कोई ब्रांच नहीं है, बट आप जितने चीजें होती है फिजिकल करते हो। ठीक है। आपके पास एप्लीकेशन है, आज की डेट में बहुत सारे फिजिकल चीजें हो रही है, सॉरी फिजिकल ऑनलाइन हो रही है, फिजिकल चीज कम हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब क्रॉसपोंडेंट बैंकिंग क्या होता है, सीवी क्या होता है, जस्ट लाइक एन एजेंट, लाइक सपोर्टिव बैंक। जैसे कि गांव में नहीं होता तो वहां पे आप अभी देखोगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस टाइप के बैंक्स रहते हैं वहां पे, ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ लॉन्च करते हैं। एयरटेल बैंक पेमेंट बैंक्स एंड कोटक महिंद्रा बैंक्स, ये मिलकर वहां पे एक दुकान में आप देखोगे चाय टपरी पे भी लगा रहता है कि यहाँ से पैसा निकाल लो, बायोमेट्रिक करके निकाल लो, तो इसी को बोलते हैं क्रॉसपोंडेंट बैंकिंग। ठीक है, गाँव वगैरह में ज्यादा होता है ये चीज। तो ये सारी चीज आपको समझ आ गया। लगभग इसमें 12 से 13 पॉइंट में बताया हूं, और एक एक चीज बढ़िया चीज में 6-7 आप बताओगे। बस इस्लामिक वाला मत बताना, क्योंकि इंडिया में नहीं चलता है, क्योंकि वहां पे शरीयत लॉ चलता है, इसलिए मैं बोलूंगा उसका जवाब मत देना। अब आइए, एक क्वेश्चन लास्ट में है कि मैंने बोला था कि बताऊंगा कि क्यों नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का। ठीक है, तो इसमें आप देखो वाई नेशनलाइजेशन, अब इसका आंसर है 4 से 5 लाइन में दूंगा, तो एक एक पॉइंट बनाना। इंग्लिश में ही बात करते हैं क्योंकि नोट्स मैंने बना लिए थे रात में। तो सबसे पहला पॉइंट क्यों नेशनलाइजेशन, सबसे पहला पॉइंट, टू सर्व बेटर द नीड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इन कन्फॉर्मिटी विथ नेशनल प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, टू सर्व बेटर द नीड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इन कन्फॉर्मिटी विथ नेशनल प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा पॉइंट, चेक कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ लोगों के हाथ में पैसे की जाए, जिससे बैंक ओपन होगा तो वहां पे नेशनलाइजेशन हो गए तो गांव गांव में जाएंगे, तो वहां पे आपको लोगों के हैंड में पैसा जाए। ठीक है। ब्रांच एक्सपेंशन इन रूरल एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज था कि ब्रांच एक्सपेंस हो वहां पे ज्यादा बढ़े इन रूरल एरियाज में। ठीक है। टू ब्रिंग सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर परव्यू ऑफ लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक्स, जब वहां पे जाएंगे तो गांव में एग्रीकल्चर के लिए लोन बांटेंगे, तो उससे क्या होगा, किसान को फायदा होगा, इसलिए वहां पे जरूरत था बैंकिंग। ठीक है। जो 5वां पॉइंट है, टू मेक बैंकिंग इंडस्ट्री कंसाइसियस ऑफ सोशल नीड्स एंड इंटेंस सोशल बैंकिंग, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री को लाने के बाद क्या होगा, वहां के लोगों की भलाई होगा और सोशल बैंकिंग जुड़ेंगे, लोग पैसा जमा करेंगे फ्यूचर्स के लिए, सारी चीजें होगी। तो मैंने इसमें 5 पॉइंट बता दिया कि क्यों नेशनलाइजेशन हुआ था, जरूरी क्यों पड़ा, तो आपको ये चीजें समझ आ गया। तो मैं थोड़े थोड़े सब बता दूंगा, और मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज डिफरेंस बताऊंगा। मैं कुछ आपको हिंट्स देता हूँ, मैं बताता हूँ क्या क्या बताऊंगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसबीआई एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, भाई बहुत डिफरेंस है, दो डिफरेंस है भाई, मैं बताऊंगा। मैं आरआरबी के बारे में भी बताऊंगा कि आरआरबी में क्यों जरूरत है, आरआरबी बनाने का रीजन क्या है, मैं सारी चीज बताऊंगा। बस पेशेंस हो कि देखो, वीडियोस को व्यूज दोगे तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छे हो, ऐसे ही मेहनत करो। देखो मेरे नोट्स है भाई, कॉपी से मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैंने नोट्स बना रखे हैं भाई, अपनी नोट्स। ओके, तो लाइक कर देना मेरे दोस्त। मैं आप लोगों को बहुत चाहता हूँ यार, आप ही लोग नहीं चाहते हो, मुझे पता नहीं। तो मैंने आज आपको पढ़ाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग एंड क्यों नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का, तो वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और इस पे व्यूज ले जाओ जितना, और प्लीज 100 से 150 लाइक कर देना यार, प्लीज यार, कर दो ना, चलो करो।